नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जोन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं ओपी सर आज अगला चैप्टर जो है आपको सिखाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, है ना। या हम इसे सामान्य भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, आनुवांशिकता एवं भिन्नता। आनुवांशिकता एवं भिन्नता, इसे सरल भाषा में हम इस प्रकार समझ सकते हैं बच्चों। अगर हम बात करें आनुवांशिकता, है ना, जो कि यहाँ पर लिया है वंशागति तथा विविधता। विविधता अर्थात जिसे हम सामान्य हिंदी में भिन्नता के नाम से जानते हैं। और अगर हम वंशागति की बात करें बच्चों, तो वंशागति अर्थात क्या? आनुवांशिकता। बच्चों आनुवांशिकता है क्या? अगर हम बात करें आनुवांशिकता जो है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक जीन है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वंशागति, या जिसे आनुवांशिकता, जिसे हम क्या बोलते हैं? वंशागति। अब अगर हम यहाँ पर बात करें डिटेल में, अगर हम इस पर चर्चा करें, तो यहाँ पर जो भी लेना देना है या इस चैप्टर में जो भी सीखना है, हमें कोशिका के बारे में सीखना है बच्चों। अगर हम कोशिका में देखें तो बहुकोशिकीयों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक, है ना, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर दो आनुवांशिकताएं होती हैं, दो प्रकार की आनुवांशिकताएं होती हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए, ओके। अब अगर हम डीएनए की बात करें, यहाँ पर हमारा शरीर जो होता है वो आरएनए का बना है, अर्थात हमारे शरीर के निर्माण के लिए आरएनए जिम्मेदार होता है। अगर हम डीएनए की बात करें, ये हमारी होती है आनुवांशिकता की इकाई। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या पाया जाता है बच्चों? जीन, जो किसके लिए जिम्मेदार है? आनुवांशिकता, वंशागति। अब रही बात यहाँ पर अगर हम भिन्नता की करें बच्चों, शरीर में, प्रकृति में अगर हम देखें तो प्रकृति के अंदर, प्रकृति के नियम के अनुसार सभी जीवों में समय समय पर भिन्नता पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला आदि मानव था, है ना, आदि मानव की अगर हम शरीर की रचना की बात करें तो आदि मानव के शरीर पर पूरी तरह बाल पाए जाते थे, पूंछ हुआ करती थी। लेकिन अब अगर हम आधुनिक मानव की बात करें तो आधुनिक मानव में ये सारी चीज़ें नहीं है, गायब हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भिन्नता। आनुवांशिकता और भिन्नता दोनों कड़ी जीन के द्वारा जुड़ी हुई है। आनुवांशिकता और भिन्नता या वंशागति तथा विविधता, ये दोनों कड़ियाँ जीन के साथ जुड़ी हुई हैं। अर्थात अगर मैं बताऊं तो बच्चों जीनों का एक निश्चित क्रम होता है। जीनों का एक निश्चित क्रम होता है। जीन हमारे शरीर में, अगर हम मनुष्य की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो मनुष्य के शरीर में कुल 23 प्रकार के जीन होते हैं, है ना। जिसमें अगर हम बात करें तो 22 जो होते हैं वो दैहिक हैं, 22 जीन जो होते हैं वो दैहिक होते हैं, और एक जीन जो होता है वो लैंगिक होता है। मतलब यदि शरीर में भिन्नता पाई जाए, भिन्नता तो कई प्रकार की भी हो सकती है ना, जैसे शरीर के बनावट में, है ना, होंठ का कट जाना या कर्णपटल का ना होना, उंगलियों का ना होना, बिल्कुल गायब हो जाना, ये जो कारण होता है, इसके पीछे जो कारण है भिन्नता में, वो है दैहिक कारण, है ना। अगर मैं चर्चा करूं बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके कुल 22 जीन जो होते हैं वो दैहिक हैं, और इनमें जो एक जीन होता है वो होता है लैंगिक। लैंगिक अर्थात जो लिंगता का निर्धारण करता है। लिंगता अर्थात होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण यह लैंगिक जीन करता है। तो बच्चों ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के प्रति। अब बच्चों अगर हम इससे ऊपर और बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर जो दैहिक भिन्नता पाई जाती है वो जीनों में होने वाले परिवर्तन के कारण पाई जाती है। अब बच्चों जीनों में जो परिवर्तन होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है विकिरण, जैसे हमारा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है ना। यदि हमारा प्रोटीन उच्च ताप पर जाए तो वहाँ पर इसकी प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। तो कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है जिससे कि प्रोटीन जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। अगर हम अधिक देर तक, या कोई भी महिला है या कोई भी पुरुष है, यदि वो अधिक देर तक विकिरण के संपर्क में होता है तो वहाँ पर उसके प्रोटीन की उच्छिन्नता
होती है। मतलब समझना एकदम आसान है। जीनों में जो होने वाला परिवर्तन है वो आनुवंशिकता तो हो ही सकता है, कोई इसमें ये नहीं है, डाउट नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब यदि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीनों में होने वाली भिन्नता के कारण कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो है पर्यावरणीय भिन्नता के कारण भी यहाँ पर जीनों के क्रम में बदलाव हो सकता है ना। यदि दैहिक परिवर्तन पाया जाता है तो वहाँ पर कौन से जीन जिम्मेदार होंगे? 22। जैसे 1 से लेकर 22 तक का जितना भी क्रम है जीनों का, ये सभी निश्चित क्रिया के लिए जाने गए हैं। जीनों में जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जीनों में होने वाला परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का है। यदि हम पहला प्रकार देखें तो जो होता है वो क्रमों में बदलाव के कारण होता है ना, क्रमों में बदलाव के कारण। और जो दूसरा कारण है वो जीनों के डिलीट होने के कारण होता है। डिलीट मतलब क्या होना बच्चों? जिसे हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? नष्ट होना। चलो मैं पहला एग्जांपल आप लोग को समझाता हूँ। क्रम में बदलाव, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर का जीन वो जंप कर चले गया 20वें नंबर पर, 20वां नंबर चले आया दूसरे नंबर पर, तो इसे हम कहते हैं जीनों का परिवर्तन, जीनों के क्रम में बदलाव। तो स्वाभाविक है जो 2 नंबर के जीन का कार्य होगा अब वो क्या हो गया? उथल पुथल हो गया है ना। और जो 20 नंबर के जीन का कार्य होगा वो भी उथल पुथल हो गया है। बच्चों ये तो एक एग्जांपल बताया, बाकी ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि दूसरे नंबर का जीन 20वें नंबर पर ही जाए, वो किसी भी क्रम पर बदलाव कर सकता है। और इसके क्रमों में बदलाव होने का मुख्य कारण क्या है? यदि हम चर्चा करें तो पहला कारण जो होता है वो विकिरणीय, दूसरा कारण जो होता है वो पर्यावरणीय होता है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी था। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपके सामने 2 शब्द रख रहा हूँ। एक हो गया कोशिका, है ना, इसी का दूसरा भाई हम जान लेते हैं जीन, है ना। जीन आप लोग ने बचपन में या अपने स्कूल के जीवन काल में एक पहेली को सुना होगा, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? सुना ही होगा बच्चों, मुझे उम्मीद है। और जो नहीं भी सुना होगा, हम लोग भी अपने आए दिन ये पहेली को थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए हम पूछते रहते हैं एक दूसरे से, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? बच्चों इसका तो जवाब शायद से हम नहीं दे सकते, लेकिन यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, पहले कोशिका आई या पहले जीन, तो शायद से आप इसका आंसर दे सकते हो ये चैप्टर को पढ़ने के बाद। बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, सबसे पहले जीन आया। कब? 18 के दशक में। 18 के दशक में अगर हम बात करें तो ये जीन किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं खोजा गया था बच्चों। इस जीन की खोज जो हुई थी एक सामान्य पृष्ठ, जिसे हम फादरी बोलते हैं, जो पृष्ठ और फादरी मतलब बच्चों जो चर्च में पूजा पाठ करते, चर्च जो क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, है ना, एक सामान्य फादरी ने, एक सामान्य पृष्ठ ने, जिसने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते जीन की खोज कर दी। जीन की खोज हुई, उसके बाद कई सारे मार्ग खुलते गए, तब जाकर हमें कोशिका का अध्ययन करना संभव हुआ। बच्चों ठीक है। अब ये पहली तो सुलझ गई, पहले कोशिका या पहले जीन? तो जीन। अगर हम बच्चों बात करें तो जो पृष्ठ थे उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर मैं बात करूं तो वो एक पादरी थे। उन्होंने जो सबसे पहले जीन की खोज की थी, या उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, वो किया था मटर के पौधों के ऊपर। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पीसियम सटाइवम। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पीसियम सटाइवम। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हम उनके जीवनी के बारे में तो हमने जान ही लिया। बच्चों उन्होंने काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से उन्होंने पीसियम सटाइवम अर्थात मटर के पौधों के सहायता से उन्होंने जीन की खोज कर दी थी। कब? 18 के दशक में। उनका जन्म हालांकि 1856 में हुआ था। तो बच्चों अगर हम बात करें तो 1856 में उनके जन्म होने के बाद उन्होंने जीन की खोज की, आनुवंशिकता की खोज की। आनुवंशिकता अर्थात अगर हम देखें तो इसका अध्ययन हमें 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व पहले हो चुका है बच्चों, है ना। क्या होता है आनुवंशिकता? क्या होता है? जीव जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो, है ना। अब अगर हम जीन की बात करें बच्चों तो उससे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल जी के बारे में हम जान लेते हैं बच्चों।
अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया। उन्होंने उस मटर के पौधे में भिन्नता देखी, है ना। उनके द्वारा कुल किया गया प्रयोग 3 था। कुल उन्होंने मटर के पौधे पर और मटर के बीज पर 3 प्रयोग किए थे। वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अब अगर हम यहाँ पर और चर्चा करें तो बच्चों इनके साथ एक हादसा हो गया था। जब इनका प्रयोग पूरा हो गया, इनका प्रयोग जब पूर्ण हुआ, तब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हालांकि 18 के दशक में मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं थी, हालांकि माइक्रोस्कोप तक की भी खोज नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप था ही नहीं बिल्कुल अगर हम बात करें तो, और साधन व्यवहार भी इतने प्रभावी नहीं थे जिस तरह आज के इस युग में है बच्चों। तो इन सभी के कारण जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी बच्चों, तो जो अन्य वैज्ञानिक थे, हालांकि मेंडल तो वैज्ञानिक नहीं थे, बट इन्होंने इस प्रयोग को साबित करने के लिए जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि भाइयों बहनों मैंने ये फला फला प्रयोग किया है, तो आप लोग भी इसे देखिए और इसे अनुमति दीजिए ताकि मेरी किताब छप सके। तो इस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सभी वैज्ञानिक भाइयों ने इनसे पूछा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी आपने ये प्रयोग किया है, हमें मान्य है, क्या आपके पास इसका पुख्ता प्रमाण है कि जीन है? तो उस समय इन कमियों के कारण, इन कमी अर्थात क्या बच्चों, उनके पास तो खुद की प्रयोगशाला थी भी नहीं, है ना, और उनके पास माइक्रोस्कोप था ही नहीं। कई सारे वैज्ञानिक कारणों के वजह से उनका ये प्रयोग कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि बंद होने के तत्पश्चात थोड़े समय के बाद ग्रेगर जॉन मेंडल की सेहत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये कारवां थमा नहीं। अगर हम इस कारवां की बात करें, ये काफिला थमा नहीं। आने वाले 19 के दशक में माइक्रोस्कोप की भी खोज हो चुकी थी, जीन की सहायता से कोशिका की भी खोज हो चुकी थी, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये सब नहीं किया था। कोशिका की खोज वो कई अन्य वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब बच्चों अगर हम इसके बाद की बात करें, 19 के दशक में ग्रेगर जॉन मेंडल के मार्ग पर चलकर अन्य वैज्ञानिकों ने कोशिका की खोज की। सहारा किसका लिया? जीन का सहारा लिया। और खोज किसकी कर दी? कोशिका की खोज कर दी। तो बच्चों ये था ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन, उनकी जीवनी जो मैंने आपको बताया। अब बच्चों आपके मगज में एक और डाउट होगा कि सर मटर ही क्यों, मटर का पौधा ही क्यों? अगर हम मटर के पौधे की बात करें तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल तो अन्य वनस्पतियों पर भी खोज कर सकते थे, अपना प्रयोग कर सकते थे, तो मटर का पौधा ही क्यों? उसका बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, याद रखिए, आपके 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। क्या है वो? अगर हम बात करें तो क्यों मटर का पौधा, आप भी बता सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है तो इस प्रकार का आप बता सकते हैं। बोलिए बोलिए, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता शायद से, चैप्टर पहली बार आप पढ़ रहे होंगे बच्चों। मटर का पौधा सबसे पहले, इसमें आनुवंशिक लक्षणों की भिन्नता आसानी से हम देख सकते हैं, है ना। प्लस मटर का पौधा कम जगह पर उगाया जा सकता है, प्लस इसे उगाना आसान है, इसमें लागत भी कम लगती है। लागत मतलब पैसे, है ना, लागत इसमें कम लगती है। इसलिए इन सभी के कारणों की वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने अपना प्रयोग जो है वो मटर के पौधे पर किया। तो ये था बच्चों। अब बच्चों मेंडल, एक प्रश्न पूछता हूं मैं, मेंडल ने अपने कुल कितने प्रयोग किए थे? तो उसका आंसर है बहुत सिंपल, 3। उनका अगर हम सबसे पहला प्रयोग जाने तो जो है एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति, ये इनका पहला प्रयोग था। इन्होंने ये प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, किस पे किया था? पौधे पर। बच्चों एक और बात, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन की खोज की थी तब उस समय 18 के दशक में ये जीन एलील के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? एलील के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
अब बच्चों यदि हम एलील की बात करें, है ना, तो एलील या जीन, आप चाहे जो भी बोलो, जब मेंडल ने खोज की थी तो एलील नाम रखा था, और आज के इस युग में यही एलील जो है वो जीन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर जीन की बात करें या हम एलील की बात करें, तो यहाँ पर जीन और एलील दो प्रकार के होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार। सबसे पहला है प्रभावी और दूसरा है अप्रभावी, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, बहुत सिंपल है समझना। जो जीन, जो एलील जिस पीढ़ी में अपना असर दर्शाए वो होता है प्रभावी, और जो ना दर्शाए वो होता है अप्रभावी। बच्चों इस तरह दो प्रकार के जीन हैं, एक होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी। ये दो प्रकार के जीन हैं। अगर हम इसे समझें प्रभावी और अप्रभावी अर्थात क्या, तो हमारे सामने जो सबसे पहला प्रयोग है वो है एक जीन की वंशागति, जो मेंडल ने किया था सबसे पहला प्रयोग, और किस पर किया था बच्चों, मटर के पौधे पर किया था। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। चलो बच्चों आओ देखते हैं यहाँ पर किस तरह था ये प्रयोग। बच्चों ये प्रयोग को मैं शुरू करूँ उससे पहले आपको कुछ और एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, है ना, जो आपको काफ़ी समझने में आसान होगा। बच्चों अगर हम एक जीन की वंशागति की बात करें तो पौधे उन्होंने दो प्रकार के पौधे लिए थे, एक था लंबा पौधा और दूसरा था बौना पौधा। दो प्रकार के पौधे उन्होंने लिए थे, लंबा पौधा और बौना पौधा, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं बड़ा पौधा और छोटा पौधा। हालांकि लंबा और बौना मेरे हिसाब से सही रहेगा, है ना, बड़ा छोटा लेके कुछ मतलब नहीं है ना। अब बच्चों जैसे कोई भी पीढ़ी को चलाने के लिए माता पिता का होना आवश्यक है ना। अब माता पिता को इन्होंने पितृ पीढ़ी का नाम दिया। इसका नाम दिया पितृ पीढ़ी, जिसके लिए संज्ञा रखी पी। पी मतलब होता है पेरेंट्स, पी मतलब होता है पेरेंट्स। अब बच्चों हम जान लेते हैं, अगर हम लंबे पौधे की बात करें तो इन्होंने संज्ञा दी कैपिटल टी, और बौने पौधे के लिए इन्होंने संज्ञा दी स्मॉल टी और स्मॉल टी। बच्चों जब इनका लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया तो इनका जो पहली पीढ़ी थी F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी थी जो होती वो F1 जनरेशन। F मतलब फिलालियल, यहाँ पर बच्चों F क्या दर्शाता है, फिलालियल। फिलालियल जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पीढ़ी। अब बच्चों पहला प्रयोग हम देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो सबसे पहला प्रयोग है वो एक जीन की वंशागति जो पौधे पे हुआ था। पितृ पीढ़ी में उन्होंने लंबा पौधा बौना पौधा लिया, लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी संज्ञा दी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। अब बच्चों आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ये दो टी क्यों, बहुत सिंपल है, एक दही और दूसरा लैंगिक, ये हमें समझना एकदम आसान है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर F1 की बात करें तो F1 पीढ़ी में 4 बड़े पौधे आए। कुल कितने बड़े पौधे आए, 4 बड़े पौधे आए, ठीक है। अब F2 पीढ़ी, इन 4 बड़े पौधों का इन्होंने आपस में ही संकरण कराया, क्रॉस कराया, चारों पौधे का संकरण कराया। तो F2 पीढ़ी में कुल 4 पौधे आए, वापस F2 पीढ़ी में कुल 4 पौधे आए, जिसमें 3 पौधे जो थे वो बड़े थे और एक पौधा जो था वो बौना था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो F2 पीढ़ी में 3 बड़े पौधे आए और F2 पीढ़ी में ही एक बौना पौधा आया। मतलब इस प्रयोग का जो अनुपात था वो था बच्चों 3:1। इस पीढ़ी का जो अनुपात था या इस प्रयोग, बच्चों जो सबसे पहला प्रयोग है वो कौन सा है, एक जीन की वंशागति। अगर हम बात करें तो मेंडल ने पहले पितृ पीढ़ी बनाई, पितृ पीढ़ी में उन्होंने एक बड़ा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, उन दोनों का आपस में संकरण कराया। जो F1 पीढ़ी आई उसमें कुल 4 बड़े पौधे आए, है ना। तो वहां पर जो छोटा
बौना पौधे का जो जीन था वो अप्रभावी था, जबकि बड़े पौधों का जीन प्रभावी था। आगे समझ में, एकदम समझना आसान है। अब अगर हम बच्चों ये चार F1 पीढ़ी से ही मेंडल ने इन चारों बड़े पौधों का आपस में संकरण कराया, तो F2 पीढ़ी का अनुपात ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। कैसे? 3 बड़े पौधे आए और एक बौना पौधा आया। आगे बच्चों समझ में, जिसका अनुपात था 3:1। यदि हम प्रतिशत में निकाले तो 75% जो था वो बड़ा पौधा आया और 25% जो था वो बौना पौधा आया। ठीक है बच्चों, ये अनुपात प्रतिशत के इसमें था। ठीक है, और 3:1। तो ये था बच्चों एक जीन की वंशागति का नियम। कितना समझना आसान है। ठीक है, अब बच्चों मेंडल ने इस प्रयोग को जिस ग्राफ पर दर्शाया था मेंडल ने अपने प्रयोग को, उस ग्राफ का नाम था पनेट ग्राफ। क्या नाम था बच्चों? पनेट ग्राफ। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला प्रयोग, जिसका नाम था एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति का अनुपात 3:1। प्रतिशत में बताइए तो 75% बड़े पौधे और 25% बौना पौधा। अब बच्चों एक चीज मैं और समझाऊंगा इसमें। यदि बच्चों फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो ये जो प्रयोग था ये तो 18 के दशक में हुआ था, है ना। जीन, देखो बच्चों एक चीज याद रखो, अपने मगज में बैठा लो, जीन कोई भी फिक्स नहीं होता। वो एक पीढ़ी में आएगा तो अगली 10 पीढ़ी में नहीं भी आ सकता है, या 5 पीढ़ी में भी नहीं आ सकता, या 2 पीढ़ी में भी नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म होता है, ये निश्चित होता है कि जीन अपना असर दर्शाता जरूर है। भले एक पीढ़ी में वो गैप देगा, किसी अन्य पीढ़ी में तो वो आएगा ही आएगा, चाहे वो रोग हो, आनुवांशिक रोग हो या आनुवांशिक लक्षण हो, ये कोई भी निश्चित नहीं होता। तो बच्चों अगर हम इस प्रयोग पे अगर हम और विस्तृत चर्चा करें तो यहाँ पर एक जीन की वंशागति का अनुपात कितना है? 3:1। प्रतिशत में बताइए, 75% बड़े पौधे और 25% बौना पौधा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। अब अगर हम यहाँ पर और चर्चा करें और विस्तृत चर्चा करें, है ना, तो ये ग्राफ का नाम क्या है जिस पे मेंडल ने अपने सारे प्रयोगों को दर्शाया था? उस ग्राफ का नाम है पनेट ग्राफ। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला प्रयोग, है ना, एक जीन की वंशागति। अब हमने जीन के बारे में भी जान लिया बच्चों। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रयोग की। ठीक है, जो मेंडल का दूसरा प्रयोग था है ना, मेंडल का जो दूसरा प्रयोग था बच्चों वो है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेंडल ने अपना यह प्रयोग मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर, पुष्पधारी पौधा है ना, जो कि फूल रखता है। ठीक है, उस पौधे का नाम क्या था बच्चों? मिराबिलिस जलापा। डॉग फ्लावर भी हम इसे कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम ये चैप्टर का हम दूसरा प्रयोग देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों ये याद रखिए। ठीक है, ये प्रयोग भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें, यह प्रयोग जो है वो मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर किया गया है।
हम इस पौधे का वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन। अब बच्चों अगर हम स्नैपड्रैगन पौधे की बात करें, है ना, तो इसे हम लोग मिराबिलिस, हिंदी में मिराबिलिस जलापा के नाम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आइए हम देख लेते हैं मिराबिलिस जलापा। बच्चों अगर हम मिराबिलिस जलापा की बात करें, सबसे पहला है ये हमारा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मिराबिलिस जलापा की अगर हम बात करें तो बच्चों ये दो प्रकार के पुष्प रखता है ना। एक होता है लाल पुष्प और एक होता है सफेद पुष्प। ठीक है बच्चों, इसके दो प्रकार के पुष्प होते हैं। चलो हम संज्ञा रख देते हैं। लाल के लिए कैपिटल RR और सफेद के लिए कैपिटल WW। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, है ना। लाल के लिए कैपिटल RR, सफेद के लिए WW। ओके, तो बच्चों अब हम मेंडल का दूसरा प्रयोग देख रहे हैं, जो है अपूर्ण प्रभाविता, जो कि उन्होंने स्नैपड्रैगन नामक पौधे पर किया था, जिसे हम मिराबिलिस जलापा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों उन्होंने इस प्रयोग में दो प्रकार के पुष्प लिए थे यही पौधे के, एक होता है लाल पुष्प और एक होता है सफेद पुष्प। लाल पुष्प के लिए उन्होंने संज्ञा रखी RR और सफेद पुष्प के लिए संज्ञा रखी WW, कैपिटल WW और कैपिटल RR। बच्चों अब ये दोनों पौधों को उन्होंने रख दिया पितृ पीढ़ी में, अर्थात पितृ पीढ़ी। इनका आपस में संकरण कराया, ठीक है ना, इनका आपस में संकरण कराया। तो पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो पौधा आया वो किस रंग का था? गुलाबी रंग का, जिसके लिए उन्होंने संज्ञा रखी RW, मतलब लाल भी आया और सफेद भी आया, जिससे कि ये पुष्प जो था वो गुलाबी रंग का था पहली पीढ़ी में। अब उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों का, F1 पीढ़ी के पुष्प का आपस में संकरण कराया। तो जो F2 पीढ़ी आई, F2 पीढ़ी में अगर हम देखें तो लाल, गुलाबी और सफेद, ये तीन प्रकार के पुष्प आए, जिसमें था एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद, जिसका अनुपात था 1:2:1। आगे बच्चों समझ में, RR, RW और WW, ये इसके लिए संख्या हो गई। तो बच्चों ये था दूसरा प्रयोग। बच्चों अगर हम जीन की बात करें, अगर हम जीन की व्याख्या दें, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर जीन पर चर्चा करें, फॉर एग्जांपल जीन, जैसे कि दो प्रकार बताया, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। ठीक है, अब इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप जीन और फिनोटाइप जीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बच्चों ये था मेंडल का दूसरा प्रयोग। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये सारे प्रयोग समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रयोग की तरफ, जो मेंडल के द्वारा किया गया था। अब तीसरे प्रयोग की बात करें तो बच्चों तीसरा प्रयोग जो था वो मटर के बीज के ऊपर किया गया था। बीज, है ना, जो तीसरा प्रयोग था मेंडल का, वो मटर के बीज पर किया गया था। बच्चों आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज़ इसे एक बार देख लें, समझ लें। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार।
ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रयोग की ओर, यही चैप्टर का, जिसका नाम है दो जीनों की वंशागति। प्रयोग नंबर तीसरा, दो जीनों की वंशागति। अच्छा, ये हमारा प्रयोग नंबर 3 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर दो जीनों की वंशागति का बात करें तो बच्चों ये जो है वो मटर के बीज पर किया गया प्रयोग था। बच्चों यहाँ पर जो पनेट ग्राफ है थोड़ा आपको देखने में हार्ड लगेगा, है ना। मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझा देता हूँ, केवल एक ही लाइन में समझाऊंगा, उसके बाद आपको खुद करके मुझे व्हाट्सअप करके बताना है ये सही है या गलत है सर। ठीक है, यदि हम दो जीनों की वंशागति की चर्चा करें बच्चों तो यहाँ पर मटर के बीज का उपयोग किया गया था इस प्रयोग में। अब अगर हम मटर के बीज की बात करें तो यहाँ पर गोल आकार के अनुसार मैं समझा रहा हूँ बच्चों, गोल पीले रंग का बीज लिया गया था। ठीक है, और जो दूसरा बीज था वो था झुर्रीदार, है ना, झुर्रीदार हरे रंग का लिया गया था। ठीक है बच्चों, ये प्रयोग तीसरा प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। पहले हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक हमें पहले ऐसे 16 खाने का 4/16 खानों का एक हमें डब्बा बना लेना है ना। अब हमें यहाँ पर नर जिसका संकेत है ये, ठीक है, और दूसरे वाले लाइन में हमें लेना है मादा जिसका संकेत है ये। ठीक है, हमें यहाँ पर दो प्रकार के बीज लेने हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है, अब हम इसे आगे बना लेते हैं। बच्चों ये आपके सामने एक बॉक्स दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर। अब हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो है हमारा तीसरा प्रयोग दो जीनों की वंशागति का, मेंडल के द्वारा जो किया गया था मटर के बीज पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने दो प्रकार के युग्मक लिए, एक लिया हमने नर युग्मक और एक लिया मादा युग्मक। बच्चों ये समझ लो पहले इस कोष्ठक को किस प्रकार बनाना है ना, इसे किस बना नहीं है, बना तो हमने दिया ही है, सॉरी, इसे हमें किस प्रकार भरना है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम नर युग्मक लेते हैं, है ना, तो इसका संकरण सभी मादा युग्मकों के साथ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं एक ही बॉक्स आपको बना के समझाऊंगा, उसके बाद आपको खुद बनाकर खुद मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है, ग्रुप में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस नर युग्मक का संकरण इस मादा के साथ, इसका वापस इसके साथ, इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ। अगर समझ लें एक एरो के द्वारा हम बना लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ये हम अच्छी तरह समझ गए। चलो एक देख लेते हैं डेमो।
जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, है ना, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये एक रेडी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बच्चों ये था हमारा पहला। अब दूसरा ये बॉक्स में ले जाना है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके, ठीक यही क्रम में तीसरा 1 2 3 4, चौथा 1 2 3 4, इस तरह आपके ये 4 बॉक्स भर जाएंगे। अब बच्चों अगर हम इस प्रयोग के अनुपात की बात करें तो जिसका अनुपात था 9:3:3:1, तीसरा प्रयोग जो कि 2 जीनों की वंशागति का है, मटर के बीज पर किया गया था। 2 प्रकार के युग्मक लिए गए थे, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इन 9 में इसका अनुपात कितना आया था बच्चों, 9:3:3:1। अब अगर हम 9 की बात करें तो यहाँ पर 9 जो बीज आए थे वो गोल पीले थे, है ना। अनुपात को अगर अब अगर हम बीज के साथ अगर हम इसको बांटें तो यहाँ पर 9 बीज कैसे थे बच्चों, आपके सामने लिखा है, ठीक है। और फिर 3 बीज जो थे वो गोल हरे थे, ठीक है। 9 बीज गोल पीले, 3 बीज गोल हरे और 3 बीज जो थे झुर्रीदार पीले। यहाँ पर अब 2 जीनों की वंशागति एक साथ आ रही है, ठीक है। 9 बीज गोल पीले, 3 बीज गोल हरे, 3 बीज झुर्रीदार पीले और 1 बीज जो था वो गोल हरा था। कैसा था बच्चों, गोल और हरा, झुर्रीदार हरा, ठीक है। अब अगर हम बच्चों मेंडल के तीसरे प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर मेंडल का जो तीसरा प्रयोग है, 2 जीनों की वंशागति, मटर का बीज, 2 प्रकार के बीज लिए थे, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। अब हम इसको एक बार पनेट चार्ट पर बना लेते हैं, पनेट ग्राफ पर बना लेते हैं। ये रहा पितृ पीढ़ी, ये रहा F1 पीढ़ी और ये जो बॉक्स है ये F2 पीढ़ी का है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम यहाँ पर पितृ पीढ़ी में लें तो यहाँ पर उन्होंने गोल पीला बीज लिया जिसका संकरण झुर्रीदार हरे से कराया, ठीक है। अब हम इसे संज्ञा भी दे सकते हैं, ठीक है। गोल के लिए कैपिटल RR, रंग के लिए कैपिटल YY, ठीक है। अब झुर्रीदार के लिए स्मॉल RR, हरे के लिए स्मॉल YY। अब बच्चों जब इनका आपस में संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में गोल पीला बीज आया। कौन सा बीज आया बच्चों, गोल पीला बीज आया। गोल के लिए जैसे कि आप संज्ञा जानते हैं RR, पीले के लिए कैपिटल YY, ठीक है। अब F1 पीढ़ी से ही अन्य मटर के बीजों के साथ संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में ये अनुपात हमें निकल कर आया। बच्चों हालांकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो 3 इनकम्प्लीट है, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क समझिए, या आप एक प्रैक्टिस के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। एक मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब बाकी के आपको भरने हैं। जब आप ये पूरा बॉक्स भरोगे और इस पनेट ग्राफ से तुलना करोगे तब आपको ये वाला अनुपात मिलेगा तीसरे प्रयोग का, जिसका है 9:3:3:1। 9 बीज गोल पीले, 3 बीज गोल हरा, 3 बीज झुर्रीदार पीला और 1 झुर्रीदार हरा। बच्चों आपको ये बॉक्स में इतना ध्यान रखना है, नर युग्मक ऐसे, मादा युग्मक ऐसे, ठीक है। आपको यदि मैं और शॉर्ट मेथड बताऊं तो बच्चों आपको एग्जाम में यदि मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में खाली ये इतनी चीजें याद करके जानी है। नर युग्मक का ये सेम, मादा युग्मक भी वही है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं,
ठीक है, सेम टू सेम वही है माधव। तो अब आपके जिम्मेदारी में क्या है, इनमें से केवल ये दोनों में से केवल एक लाइन आपको याद करके जाना है, पूरा आपका 4 नंबर का चार्ट खत्म हो जाएगा। आराम से आप करके आ सकते हो, इतना मुझे उम्मीद है बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रयोग। अब इसके बाद हम चौथा प्रयोग भी देख लेंगे। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 वंशागति पर था, जो मेंडल द्वारा किया गया था बच्चों। इस चैप्टर में हमने 3 प्रयोग काफ़ी अच्छी तरह समझ लिए हैं। चौथा प्रयोग हम अगले वीडियो में समझेंगे बच्चों। ठीक है, अब अगर हम चौथे प्रयोग की चर्चा करूं तो वो रुधिर के ऊपर किया गया है। उस प्रयोग का नाम है सहप्रभाविता का नियम। क्या नाम है बच्चों? सहप्रभाविता का नियम। अब बच्चों अगर हम सहप्रभाविता की बात करें तो यहाँ पर सहप्रभाविता का नियम जो है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये प्रयोग किसके ऊपर किया गया है? रुधिर के ऊपर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर रुधिर में रुधिर समूह की खोज है ना। रुधिर समूह क्या है? जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लड ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब रुधिर समूह की बात करें तो ए बी और ओ, इस तरह कुल 4 प्रकार के रुधिर समूह होते हैं। कुल 4 प्रकार के रुधिर समूह होते हैं बच्चों। हालांकि रुधिर समूह की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब अगर हम रुधिर समूह की बात करें, ब्लड ग्रुप, चलो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। रुधिर समूह काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें बच्चों तो ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्यों इसकी खोज करना जरूरी हो गया था? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन 4 रुधिर समूहों की बात करें तो 2 रुधिर समूह, एक होता है AB और दूसरा होता है
दूसरा होता है ओ। ए बी यह सर्वग्राही है और ओ यह सर्वदाता है ना। सर्वग्राही जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो सबसे ब्लड ग्रुप लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति ए से भी रुधिर ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन देगा किसी को नहीं। अब अगर यदि यही हम प्रयोग ओ पर करें तो ए बी दो रुधिर समूह ऐसे हैं जिसमें सर्वग्राही और सर्वदाता है। सर्वग्राही मतलब जो सबसे लेता है वो है ए बी और जो सबको दे सकता है अपना रुधिर वो है ओ। हाँ, सर्वदाता। अब बच्चों अगर हम बात करें, गलती से मान लो ए वाले रुधिर समूह को बी वाले का रुधिर दे दिए तो रुधिर का थक्का जमने के कारण ए वाले की मृत्यु हो जाएगी, जबकि बी वाला बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि बी वाले का ही रुधिर हमने ए को दे दिया। अब ए में जो है रुधिर का थक्का जमने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना को हम बोलते हैं कोगुलेंट। कोगुलेंट, रुधिर का थक्का जमना। अब बच्चों ओ क्यों सर्वदाता माना गया है? क्योंकि ये अपना रुधिर सबको दे सकता है लेकिन लेगा किससे? केवल ओ वाले से। इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक चार्ट के द्वारा बाकायदा एकदम अच्छी तरह से समझा दूंगा बच्चों, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।